इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से प्रोग्रेसिव फोरम द्वारा आयोजित 3 दिवसीय इरफान थिएटर फेस्टिवल 2025 में आप समस्त नाट्य रसिक जन का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं आप सभी के साथ प्रणय भारद्वाज। भारतीय सिनेमा का एक चमकता सितारा, हम सभी का वो चहेता कलाकार, इस दुनिया का नामी अदाकार साहबजादे इरफान अली खान यानी हमारे अपने इरफान खान, एक ऐसा अदाकार जिसने जयपुर से अपने जलवे दिखाए तो वो मुंबई के जरिए दुनिया में अभिनय के चाहने वालों तक पहुंच गए। इरफान खान भारतीय सिनेमा के सबसे मकबूल, अलहदा और सम्मानित अभिनेताओं में से एक, जो अपने कमाल के अभिनय कौशल, गहराई और भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए जाने जाते हैं। इसलिए हम उन्हें कभी थे नहीं कह सकते हैं, वो हैं, हमारे बीच हैं, हमेशा रहेंगे। ये 3 दिवसीय जो आयोजन इरफान खान साहब को समर्पित है, उसमें हम आभारी हैं तहे दिल से हमारे स्पॉन्सर्स के, पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार, डीसीपी बैंक लिमिटेड, कला और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, कला और संस्कृति विभाग राजस्थान सरकार और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से हमारा सहयोग किया है। हम दिल की गहराई से उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्री भजन लाल जी शर्मा, माननीय मंत्री पर्यटन, कला और संस्कृति भारत सरकार श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत, उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार दिया कुमारी जी, निदेशक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर श्रीमान NC गोयल साहब, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के उप सचिव अनुपमा गोयल जी, अध्यक्ष प्रोग्रेसिव फोरम श्रीमान सरताज नारायण जी माथुर, सचिव प्रोग्रेसिव फोरम श्री निपुण माथुर, रंग इरफान प्रदर्शनी जो आपने इस हॉल में जब आप प्रवेश किया उसके बाहर लॉबी में लगी हुई है, वो प्रदर्शनी के लिए हम धन्यवाद देते हैं श्री राजेश सोनी जी को। गुरु शिष्य परंपरा रेबेटरी ग्रांट के लिए आभार संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का, AK वेरियस प्रोडक्शंस का, ब्रीदिंग स्पेस थिएटर कंपनी और रंग मस्ताने संस्था का। ये जो 3 दिवसीय इरफान थिएटर फेस्टिवल है, इसका आज का पहला आकर्षण है इरफान खान साहब के बारे में बातचीत। और राजस्थान, जयपुर, शुक्रिया इरफान को याद रखने के लिए, उनका जन्मदिन मनाने के लिए, और यहाँ आके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। और इरफान हमेशा गुलाबी सर्दी की बात किया करते थे जयपुर की, तो आज एक गुलाबी सर्दी में हम बैठे हैं और उनकी बातें कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। उसके बाद सवाल आपका है कि अभी क्या है ना, अभिनय जो है, मेरे जितना मैं समझती हूँ, अभिनय जो है वो एक जीवन शैली है। अभिनय सिर्फ एक सीन नहीं है, एक फिल्म नहीं है। अभिनय आपकी एक विचारधारा है। अभिनय आप जो पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, जिंदगी को जैसे जीते हैं, उसका कहीं ना कहीं उसकी प्रतिच्छवि रहती है। आप कैसी परफॉर्मेंस करते हैं उस पर। इरफान का मुझे लगता है कि जो वो बन पाए, या आज हम कह सकते हैं मतलब कि वाकई में वो बहुत अच्छे अभिनेता जब वो थे। मेरे को इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मैंने उनकी इनफ तारीफ नहीं की। जब हम संग रहते थे, मैं हमेशा उनकी गलतियाँ गिनाती थी परफॉर्मेंस में, लेकिन तारीफ करना शायद मेरी उसमें नहीं है, मैं इतनी तारीफ नहीं करती थी उनकी। आज मुझे अफसोस होता है कि और थोड़ी सी तारीफ किया होता है ना, जबकि दुनिया इतना सराह रही है उनको। तो मेरे को ऐसा लगता है जो उनकी उनका प्रोफेशन जो है ना, उनको जो एक्टिंग है वो एक टोटलिटी है, जिस तरह से वो जिंदगी जीते थे, जितनी वो खाली अलग से एक स्क्रिप्ट या अलग से उस पर नहीं हम बोल सकते कि इसकी वजह से वो अच्छे एक्टर थे, बट जितनी वो किताबें पढ़ते थे, जैसी वो पढ़ाई करते थे, हर रोल के लिए अलग तैयारी थी। तो इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा करके वो अच्छे एक्टर बन गए। तो हर रोल की अलग तैयारी है। तो पर मुझे जो लगता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है किसी भी एक्टर के लिए, जो इरफान के साथ था, वो है डिसिप्लिन। बहुत ज़्यादा, मतलब वो इतनी मेहनत करते थे, मैंने नहीं देखा किसी
सी मतलब हमारे जानकार में से कि इतनी सीरियसली, इतनी संजीदा, लेकिन सबसे मजेदार बात है, प्रॉब्लम ये हुई कि उनको सब लोग सोचते थे कि जैसे कि एक बार बोला था तब वो प्रियंका चोपड़ा और अर्जुन कपूर के साथ कोई तो कमर्शियल फिल्म कर रहे थे, मुझे फिल्म का नाम नहीं अभी याद आ रहा, मुझे ज़्यादा फिल्मों के नाम याद नहीं रहते हैं, बट उसमें उन लोगों ने बोला था सर जब सेट पे आए ना वी वर ऑल वेरी स्केयर्ड, और पर उनका ना ऐसा एक इम्प्रेशन था, लेकिन वो बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत ज़्यादा तगड़ा था, और वो बहुत मजाक पसंद था उनको, और वो बहुत लाइट, वो लाइटनेस ऑफ बीइंग पे बहुत ज़्यादा वो, उनको ना कोई भी चीज़ प्रीची नहीं अच्छी लगती थी कि भाई मुझे ना ये मतलब, ना तो वो बच्चों को भी नहीं वो कभी बोलते थे कि ऐसा करो वैसा करो, वो उनमें नहीं था, उनको लगता था कि जिंदगी को सहजता से जीना चाहिए और खुश होकर, और इसलिए आप देखिए उनकी एक्टिंग में बहुत सहजता है, उनकी एक्टिंग स्ट्रक्चर्ड नहीं है, उनकी एक्टिंग ऐसे कैलकुलेटेड नहीं है, फ्लो करती है, सहज है, और मुझे लगता है फ्लो और सहज एक्टिंग का करना उनकी पर्सनालिटी से बहुत उसका लेना देना। तो ये सर सबसे यादगार किस्सा सर के साथ में आप दोनों को ही ये सवाल है, और उसके बाद फिर हम ऑडियंस क्वेश्चन पे जाएंगे। सबसे यादगार जो सबसे खूबसूरत लम्हा आपको लगता हो कि सर के साथ में होता? यादगार मोमेंट तो बहुत थे, बट एक थोड़ा सा जहन में रह गया क्योंकि मतलब बहुत बड़ा सा कांड सा हो गया हमारे सेट पे। हम शूट कर रहे थे कारवां के लिए किसी बैक वाटर्स वाली एरिया में, वो इंटरवल का एक सीन है, मतलब थोड़ा मतलब वैन निकल जाती है, किसी को चोट लग जाती है, तो वहाँ हमने सनसेट के थोड़ा पहले जब लाइट कम हो गई तो हमने बोला बैकअप बोल दिया, और सब लोग अपना अपना सामान उठाने लगे, और कुछ थोड़ी सी हलचल होने लगी कि भाई मतलब कुछ बातें हो रही हैं, प्रोडक्शन वाले थोड़े से हैसेड लग रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कि इरफान सर की गाड़ी खड़ी है लेकिन वो गाड़ी में नहीं है, वो मिल नहीं रहे कि कहाँ चले गए, उनकी गाड़ी वेट कर रही है, और वहाँ पहले तो पैनिक ये हुआ कि शायद गाड़ी नहीं आई, तो गालियाँ पड़ी हैं लोगों को, कहाँ है भाई गाड़ी, और मतलब वो तो यहाँ हो रहा है, तो गाड़ी तो है, ड्राइवर है, इरफान सर नहीं है, तो सब ने काम छोड़ दिया कि पता नहीं कहाँ चले गए यार, हम लोग बिल्कुल एक ऐसा बैक वाटर एरिया में, वहाँ कुछ नहीं था, मतलब एक ढाबा था, तो सब ढूंढ रहे हैं, मतलब वहाँ फिर आगे मतलब दुलकर की गाड़ी रुकी, वो पीछे आ गया, क्या हो गया भाई क्या हो गया, ये सब बोल के देखा है कहाँ चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए, फिर किसी को दिख गया, उन्होंने ना बैकअप पे किसी नाव वाले को देखा, उनको बुलाया और बोला मुझे वहां ले जा सनसेट देखने, वो बोट में निकल लिए, उनको नेचर बहुत पसंद था, तो वो चले गए, वो ऐसे बैक वाटर में घूमने चले गए बिना किसी को बताए, और वापस आए खुशी खुशी, जैसे बच्चा आता है ना वापस के, मतलब मैं घूम के आ गया, मैंने देख लिया सनसेट, बड़ा कमाल था, और मुझे फोटो दिखा रहे हैं कि देख वो नाव वाले ने मेरी अच्छी फोटो ली है सनसेट के, मैंने बोला बहुत अच्छा है, एक अगली बार बता के चले जाना, क्योंकि वो कहते हैं ना आजकल MVP, हमारी फिल्म की MVP आप हैं, आप केरला के गांव में गायब मत हो जाओ ऐसे कि आप मिलोगे नहीं, तो वो एक 15 मिनट के लिए जो हलचल हुई थी कि आपने अपना स्टार घुमा दिया, वो जो हुआ था, और वो निकल लिए थे अपनी पिकनिक पे, वो बहुत एक यादगार मोमेंट था, और जो हंसते हुए वो वापस आए ना उस फोटो को दिखाते हुए, बड़ा मजा आया था। मैम आपके साथ तो बहुत सारे होंगे, हाँ, एक चुनना तो कैसे पॉसिबल है, आप बताओ। हाँ, लेकिन मैं तो वो चुनना चाहूंगी जो बहुत ही उल्टा है तुम्हारी से, तुम्हारी पहली मुलाकात इससे हुई कि तुमने बोला ये क्या हो गया है ना, और मेरी पहली मुलाकात ये थी कि मैंने कहा ये कौन है, यू नो, तो हमारी बहुत ही अलग थी, उन्होंने काली सी टेरिकॉट की पैंट पहनी थी, सॉरी जयपुर वालों, आई वाज दैट टाइम आई वाज अ स्नॉब, एंड मैं एंटाई टेरिकॉट बिल बहुत ही कॉटन्स में थी, तो उन्होंने ये ब्लैक टेरिकॉट की पैंट पहन के कौन खड़ा है, यू नो, और बिल्कुल मुझे अंदाजा नहीं था कि उसी इंसान से इश्क हो जाएगा और उसी इंसान के साथ जिंदगी बिताऊंगी और खुशी खुशी बिताऊंगी, झगड़ों के साथ ऑफ कोर्स, हाँ, बट वही होता है कि वो, पर हाँ अगर ऐसे आप बोलो तो एक्चुअली क्या है ना, बहुत अजीब सी बात है कि इरफान के लिए बात करना ये ना सोच के कि वो मेरे दोस्त थे बहुत मुश्किल है, तो मैं खाली अच्छी अच्छी बातें करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज वो मेरे दोस्त थे, है ना, तो दोस्त होते हैं तो उनके साथ आपकी खट्टी भी यादें होती हैं, कड़वी भी, मीठी भी, स्वीट भी, सब तरह की यादें जुड़ी होती हैं, बट जो चीज़ जो उनके साथ मेरा मेन जो मैं मिस करती हूँ और बहुत वो है, वो ये है कि हम लोग NSD में थे, मैं डायरेक्शन की स्टूडेंट थी, मैं एक्टिंग में मैंने स्पेशलाइज नहीं किया, इरफान ने किया, तो मेरा डिप्लोमा प्रोडक्शन था एक्वस, और उस वक्त ना कुछ ऐसा सा हो गया था स्कूल में कि मैं कुछ
मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मतलब कोई इलेक्शंस चल रहे थे और मैं खड़ी थी और कोई खड़े थे। अब जो भी खड़े थे वो लोग, उन्होंने बोला भैया इसमें हम काम नहीं करेंगे, यू नो। तो मैंने कहा ठीक है फिर। तो आई वॉज वेरी डिप्रेस। और क्योंकि 2 दिन बाद, और ये आपका असेसमेंट है ऑफ योर 3rd ईयर ना, ऑफ योर डिप्लोमा प्रोडक्शन, उसी से आपको मिलेगा जो भी मिलेगा, तमगा जो किसी काम नहीं आता। खैर हाँ, तो उस वक्त आपको लग रहा था लाइफ एंड डेथ का सवाल है, यू नो। तो मुझे बस वो याद है कि रात भर इरफान ने कहा क्या है, मैं कर दूंगा सब। एंड ही वाज आल्सो एक्टिंग इन दैट प्ले, बट ही वाज वेरी गुड एट स्टेज डिजाइन, very good at it. He was very good at craft. He had very nice delicate hands. वो हाथों से बहुत अच्छा काम करते थे। और मैं बहुत I was more tomboyish, तो मेरे से नहीं होता था कि बारीक बारीक ऐसा करूँ, you know। वो करते थे बहुत खूबसूरत, you know, like all the set models and all, he used to create beautiful। तो उन्होंने सेट डिजाइन भी वो किया। एक और मेरा इकलौता दोस्त था उस क्लास में, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में, सुनिए, वो लाइट कर रहा था। रात भर उस लड़के ने मेरे साथ काम किया और सीनियर्स ने मेरी बड़ी मदद की, मेरा पोस्टर। और मेरे को गुस्सा इतना है कि मत करो, मैं करके रहूंगी प्रोडक्शन वाली बात। सो एनीवे, बट व्हाट वाज वेरी दिस थिंग इज कि उन्होंने एक बार भी नहीं बुराई की किसी की। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, ये इतना ज़रूरी होता है क्राइसिस में, आप अगर दूसरों की बुराई करने में टाइम वेस्ट मत करो, यू नो। ही नेवर डिड इट, एंड ऑल माई लाइफ मुझे आज तक नहीं याद कि वो किसी शूटिंग से आए हों और बोल रहे हो अरे यार वो लोग ऐसे हैं, ये लोग। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आज तक उन्होंने किसी की बुराई नहीं की। कोई भी शूटिंग से कुछ भी हो, ही ऑलवेज हैड, मतलब अच्छी, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती अच्छी बातें कर रहे हो, बट ही डिडंट स्पेंड टाइम वेस्टिंग हिज टाइम इन कि किसी की बुराई करो क्या। वो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल सीख थी। वो एज अ पार्टनर मैंने ये सबसे अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सीखने की कोशिश की। इतनी कामयाब हुई पता नहीं, लेकिन मेरे को भी ये आदत पड़ गई कि ठीक है ना यार, क्या बुराई कर रहे हो यार अगले की, यू नो। ये मेरे को बस हो गया, मतलब वो बहुत कभी नहीं, वो कभी किसी की बुराई आज तक मैंने तो नहीं सुनी। Yes, ma'am. First of all, I was very fortunate to meet Irfan sir personally. Actually, I was part of an advertising agency, and he came for a film in Jaipur, and you know, we did discuss many things. But my question to you is, since you mentioned आपने acting process के वक्त में नियत की बात करी, certainly जो एक चीज समझ में आती है उनके roles देख के भी, and उनके off roles जो interviews हैं वो देख के, there is certain authenticity to him. As per you, what I want to know is that what was the main reason, apart from his own inherent nature, what made him so authentic? And second thing, apart from the study, generalized study of acting institute, did he? Were there any particular philosophers or persons who influenced his life as such? जिनके वो थोड़ी सी हो सकता है कि वो कृष्णमूर्ति हो सकता है ओशो हो, बट व्हाट डू यू, क्योंकि उनके इंटरव्यूज में एक चीज जो समझ में आती है कि वो किसी धर्मे के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि मेरा शायद जन्म इसलिए हुआ है कि मैं सिस्टम को तोड़ सकूं। तो उसके ऊपर मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा। एक तो मुझे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, आप ठीक कर दें अगर मैं, आपका सवाल 2 अलग अलग है, क्योंकि फिलोसफी से एक्टिंग का ऐसा नहीं था, वो उनकी लाइफ थी। I am not interested in the acting part. I am more interested in the spirituality. Yeah. हाँ, वो ये था कि उनका ये दिल से मानना था और जनरली क्यूरियोसिटी थी, जैसे कि आपने बताया कि हर चीज़ में क्यूरियस थे वो। तो उनका महेश भट्ट साहब से बहुत ताल्लुकात रहे एक वक्त पर, और महेश भट्ट साहब ने उनको कृष्णमूर्ति से इंट्रोड्यूस करवाया, और हमारे एक और दोस्त हैं, उन्होंने उनको ओशो से इंट्रोड्यूस करवाया था, और ऑफ कोर्स उन्होंने कुरान पढ़ी हुई थी, बिकॉज सो ही काइंड ऑफ ट्राइड टू फाइंड सेम्बलेंस इन की फिलोसफिकल सेम्बलेंस क्या है सब रिलीजन में। हाँ, शुजीत ने उनको सारी परमहंस की वो दी हुई थी, द एंटायर, जब वो बीमार थे तब शुजीत ने पूरे आई थिंक ही रेड अबाउट 12 वॉल्यूम्स ऑफ विवेकानंद। हाँ, तो वो तब लंदन में भिजवाई थी किसी के हाथ। तो उनको ना, ही वॉज ऑलवेज क्यूरियस कि जो कोई स्पिरिचुअल होता है उनको ऐसा 100% लगता है देयर हैज टू बी ए सिमिलैरिटी, देयर विल बी ए सिमिलैरिटी। सो वो उनका बहुत क्वेस्ट था टू फाइंड आउट, एंड उनका ये भी क्वेस्ट था कि मैं इस दुनिया में जो आया हूँ इसकी कोई वजह है, और वो वजह क्या है, एंड आई नीड टू फुलफिल।
इरफान सर ने यहाँ 77, 78 से 80, 81 के बीच में नाटक किए, जिसमें बादल सरकार और जेपी देशपांडे सबके नाटक है। 3 नाटक लगातार उन्होंने किए थे और कई शो किए थे। और उसके बाद में फिर वो NSD गए और NSD वाले फेज में भी आप उनके साथ थे, और उसके बाद में स्ट्रगल रहा उस फेज में भी आप साथ थे, और फिर वो स्टार बने उस फेज में भी आप साथ थे। वो क्या खास था जो तीनों खान के होते हुए और भी बहुत सारे पॉपुलर एक्टर थे, उनके बीच में से इरफान बने? ये तो अपने मुंह से तारीफ नहीं हो जाएगी। हाँ खैर, तो मैं ये बोल रही हूँ कि क्या है, तारीफ नहीं, जो क्वालिटीज है जो एक किसी को खास बना देती है, और वो जान क्या पता मेरी नजरों से वो तारीफ हो जाए। हाँ एनीवे, हाँ मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि एक तो सबसे बड़ी बात है ना, सब मुझसे पूछते हैं आपके वो स्ट्रगल के दिन। हमारे कोई स्ट्रगल के दिन नहीं थे, बस फर्क यही था हमारे पास बाइक थी, उसके बाद हमारे पास लैंड क्रूजर आ गए, लेकिन स्ट्रगल नहीं किया हम लोगों ने। वी एंजॉयड, वी ऑलवेज एंजॉयड एवरीथिंग। वी स्टेड इन वन रूम, वी वेंट इन द बाइक पर, हम एकदम शिद्दत से मस्ती से उस बाइक में, वो मेरा ऑफिस था लोअर परेल, हम बम्बई में रहते हैं तो बहुत दूर था जहाँ हम रहते थे वहाँ से। वो जिस दिन उनकी शूट नहीं होती थी वो बाइक पे बिठा के मुझको छोड़ के आते थे लोअर परेल। मतलब हम लोगों को ना एक्चुअली, और मैं नहीं बोल रही कि हमारे मतलब कुछ ऐसे, सच में हमें नहीं लगा, हमें लगा वेट कर रहे हैं, ये वेटिंग पीरियड है, या वो भी नहीं लगा यार, हम तो जी रहे थे और खुश जी रहे थे और मजे आ रहे थे खूब। पढ़ते थे बुक्स, एक दूसरे को पोइट्री सुनाते थे, एक दूसरे के खुश हो जाते थे बातों में स्टूपिड सी। बट आई एम सेइंग स्ट्रगल नहीं था, नो स्ट्रगल वाज देयर, कोई स्ट्रगल नहीं है। और गरीबी और गुर्बत का भी स्ट्रगल होती ही नहीं है, स्ट्रगल दिमाग की होती है। तो कभी स्ट्रगल नहीं था, लेकिन हाँ उनमें जो खास बात अगर आप बोलोगे है तो अब मेरे को ये नहीं सही लग रहा कि हर खान की एक खासियत है ना। अब आप शाहरुख को देख लीजिए, वो जो भी है उनकी एक अलग खासियत है, उसके साथ कंपेयर करना तो बहुत गलत होगा। अब सलमान के फैंस बोलेंगे भैया इरफान के कभी सलमान के जैसे बॉडी पैक थे क्या? आई एम जस्ट सेइंग। तो ये मैं कंपैरिजन के अलावा मुझे ये लगता है वो खास बनने का जो है वो यही है कि वो ऑडियंस को ना से एक फर्क है। एक तो ऑडियंस को आप दोस्त मानते हो, आपको लगता है ये ऑडियंस जो है ना, मुझे इसको अपनी बात सुनानी, इसको कहानी बतानी है। और एक होता है कि ये पैसा दे के आया है और मैं इसको एंटरटेन करूंगा और फिर ये मुझे भूल जाए, मुझे फर्क नहीं। इरफान कहानी बात सुनाने वालों में से, वो कहानी सुनाते थे, वो कहानियां दिल को छू जाती थी, वो कहानियां याद रह जाती थी, और इसलिए इरफान खास थे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो। नमस्ते मैम। जैसे हमारी बहुत सारी मूवीज हैं उनकी इतनी अच्छी हैं, वो मतलब कि कुछ अलग ही है, एकदम क्लास एकदम अलग है। जैसे पान सिंह तोमर है, वो मेरी फेवरेट है। उनकी ऐसी कौन सी थी कि उनको ऐसा लगता था कि मेरा बेस्ट काम है? मतलब ऐसा मुझे लगता है किसी भी सही आर्टिस्ट को ना कभी कोई काम बेस्ट नहीं लग सकता। कुछ काम एंजॉय करते हैं, आप प्लीज बैठिए। हाँ एंजॉय करते हैं कुछ काम ज़्यादा, कुछ कम। मकबूल उन्होंने भरपूर एंजॉय किया करते हुए, और उनकी यादगार थी। उनके रिश्ते में एक तो हम लोग एज एन ऑडियंस एक पिक्चर देखते हैं, एक्टर के लिए वो सब कुछ मैटर करता है कि वहाँ विशाल से दोस्ती हुई, वहाँ टप्पू से दोस्ती हुई, वो एक सब कुछ मिला के एक प्रोजेक्ट बनता है एक्टर के लिए यादों के साथ। तो ये बोलना बड़ा मुश्किल होता है कि ये परफॉर्मेंस मैंने बहुत अच्छी की, यू नो। इतना मुझे लगता है कोई सेल्फिश होता है कि वो सिर्फ अपनी पर हाँ मकबूल करके उनको बहुत अच्छा लगा। पान सिंह तोमर उनको बहुत अच्छा लगा, क्यों? उसकी वजह उनको पोएटिक जस्टिस पे बहुत बिलीव था। उनको लगा पान सिंह तोमर की कहानी बोली जानी चाहिए थी, तो इसलिए उनको बहुत अच्छा लगा। तो ये ऐसी वजह है। धन्यवाद धन्यवाद। We have a play at 6:30 and you can talk, we'll have a IT after this talk show, you can talk to ma'am. बहुत ही गहराई में डूबी बातचीत रही इरफान खान साहब के बारे में। हम गुजारिश करेंगे प्रोग्रेसिव फोरम के निदेशक गिरीश कुमार यादव जी से आप मंच पर पधारें और इरफान खान साहब की हमसफर सुताबा सिकदर साहब का अभिनंदन करें। और इरफान जी के छोटे भाई इमरान जी भी यहाँ पर आए हैं, आपसे भी गुजारिश मंच पर तशरीफ लाएं।
मुझे बड़ी खुशी है, फख्र है कि मैं कल ही सर के पास गया था और जैसे ही इन्हें इनवाइट करने के लिए इन्होंने हमारी गाड़ी रुकी और जैसे ही दरवाज़ा खुला मैं एकदम अवाक सा रह गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं इरफान साहब के पास ही खड़ा हूँ और मेरा दिल धड़कने लगा। हाँ बिल्कुल वो वही शक्ल वही। और मेरे ख्याल से मैं अभी तक कम से कम 50 से 60 जनों को मेरे परिवार के अलावा कह चुका हूँ कि इनसे मिलकर ऐसा लगता है कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इरफान साहब कैसे रहेंगे। मेरे साथ ऋषभ मुदगल है, वो मैं सोचता था कि मैं इनके बारे में कुछ कह दूँ तो ऋषभ मैंने बोला सर मैं सोचता हूँ मैडम को लेके क्या मैडम है, कितना अच्छा उनका, मतलब मुझे लगता है कि पूरा खानदान ही एक खुली किताब है जिससे हमें सीखना चाहिए। इस तरह से बहुत बहुत स्वागत सर, आप आए, हमें बहुत खुशी हुई। आइए आदर्श। प्रोग्रेसिव वर्क फोरम के सचिव निपुण माथुर से आग्रह करेंगे आप पधारे मंच पे और आकर्ष खुराना जी का अभिनंदन करें। मरहूम कहने का दिल नहीं करता है, लोग आते हैं और चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उनके नक्शे कदम या तो समय की धूल मिटा देती है या फिर उनके बाद आने वाले लोगों की चहल पहल। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नक्शे कदम मिटते नहीं हैं बल्कि बरसों बरस राहों को रोशन किए रहते हैं। इरफान साहब हमारे बीच में नहीं है लेकिन लगता है कि यहीं है, यहीं कहीं है, इसलिए उन्हें मरहूम कहने का दिल नहीं चाहता है। ऐसे प्रोग्रेसिव फिल्म के डायरेक्टर की हैसियत से मैं क्योंकि रंगमंच से जुड़ा हूँ, हमेशा से एक ख्वाहिश रही थी कि एक उनके नाम का एक फेस्टिवल होना चाहिए, क्योंकि संभवतः पूरे भारत में कहीं नहीं होता है। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया था इसके पहले, और ये हमारे प्रोग्रेसिव फोरम की ये एक रहेगा कि हम हर वर्ष इसे आयोजित करें और हमारे आयोजकों से भी निवेदन है कि हमें सहयोग करें ताकि हम इस फेस्टिवल को और अधिक बड़ा बना सकें। जाहिर है इसके प्रेरणा स्रोत हमारे सरताज माथुर सर हैं, जो कि प्रोग्रेसिव फोरम के पैटर्न हैं, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा हाल ही में अमृत पुरस्कार उपराष्ट्रपति जी के द्वारा दिया था। वो मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि ये हमारे भीष्म पितामह हैं हमारे राजस्थान रंगमंच के। तो मैं सब कुछ जो कुछ हम लोग उपलब्धि कर पा रहे हैं, मैं हूँ, गरिमा जी हैं और अंकित जी हैं, अभिषेक सर हैं, सब उन्हीं की प्रेरणा से हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। मैं इसके उद्देश्य के बारे में बताना चाहता हूँ कि इरफान साहब जो रंगमंच के बेमिसाल अभिनेता तो है, साथ ही इसका उद्देश्य ये था कि सिर्फ ऐसा नहीं कि थिएटर की कला और के रंगमंच के कलाकारों को यहाँ पर आमंत्रित कर लेना है, लेकिन के साथ हमें ये भी था कि हम हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे सकें और इरफान साहब खान की अद्वितीय श्रद्धांजलि भी देना हमारा मकसद था। इसके अंदर हमें राजस्थान के पर्यटन विभाग, कला संस्कृति विभाग के सौजन्य से हम इसे आयोजित कर पा रहे हैं और इस फेस्टिवल के सहयोगी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है और उसके अलावा DCB बैंक है, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार है। इन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारे निवेदन को स्वीकार करके सुतापा मैडम जी ने जिस तरह से हमें अपनी सहमति प्रदान करी, उनके जो ब्रदर हैं, छोटे भाई हैं इमरान साहब, उन्होंने भी आए और यहाँ पर जो हमें हौसला अफजाई की उसके लिए उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और इस
3 दिन के आयोजन के अंदर हम जो श्रेष्ठ नाटक हैं उनको प्रदर्शित करेंगे, जिसका मंचन अभी आकाश खुराना साहब आप बड़ी भांति जानते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टिव एक्टर भी हैं। उनके प्ले पर हमारे ग्रुप में और जयपुर की संस्थाओं की डिमांड रहती है कि आकाश खुराना साहब का प्ले लाइए, तो उसी के अंतर्गत द वर्डिक्ट यहाँ पर होगा। टॉक शो आप देख चुके हैं और कल अभिषेक गोस्वामी जी का एक नाटक है, जरूर देखिएगा, किस्से किनारों के। मैं अब आप सभी लोग जो यहाँ पधारे हैं, डॉक्टर गिरीश प्रोग्रेसिव फोरम के हैसियत से, मेरी पूरी टीम के हैसियत से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे अभिषेक मुदगल साहब जो रंग मस्ताने के निर्देशक है और आजकल NSD के में वन संचालक, स्टेट मैनेजर, बहुत बड़ा उपलब्धि है ये, हमारे लिए गर्व की बात है। वो हमारे बीच में है, एज ए मेडिएटर उन्होंने काम भी किया है, तो हम उन सब की प्रेरणा और उन सब के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। आप सभी का पुनः स्वागत, धन्यवाद, नमस्कार। आइए चलते हैं आज के नाटक से मिलने। 100 मिनट की अवधि है लगभग, और बैरी रीड के उपन्यास पर आधारित आकाश खुराना द्वारा अडेप्टेड और डायरेक्टेड नाटक द वर्डिक्ट। Take this. You can sue his office for screwing up his head. Or you might need help to settle his affairs. God forbid. Excuse me, you're bleeding. It's not my blood. You're from the car crash. Yes. Do you have some juice? No, I'm not a doctor. I'm a lawyer. What is this? Car accidents are very messy. There's insurance claims, police investigations. Are you serious? Just keep this. My cousin could be dying in there and you are giving me a fucking self-pitch. So, Get the fuck away from here. It's okay, sir, please calm down. Sir, Susa, really? Doctor, he gave me also his card. I'm so sorry, I'll just handle this. Mr. Susa, I told you to stop coming around here. Dr. Hekar, I'm just trying to help. These people are no stage for this, alright? This is neither the time nor the place. You forget that we had a meeting? You and me? You and Shraddha Lakhia. Who's that? Anil, you have to meet in court in 10 days and you haven't even visited your client once. Wait, Shraddha, whoever's my client. She's the sister of your client, Pooja Lakhia, who's in a coma. It's all coming back to me. You think of me? Hey, you asked me to help you out because you were down in the dumps. I got you an easy case. I found you a doctor to testify. I've done all the bloody prep for you. Have you even looked at the file? I have yet to it, Nana. Shraddha could be coming anytime now, Anil. Now? Yes. You know what? I can't do this. You're a lost cause. I got you a simple money maker of a case. Simple out of court settlement. Something that even you can't mess up. But you're full of surprises. Nana, you're leaving? Yes. Because life is too short and I'm too old for this shit. Nana, I don't get upset. Your sister's been in a coma for a year. She's had it tough. So play nice. And wake up, Boca Choda. Okay. Then meet me here on Friday at 7 o'clock. And then we know what I mean. Thank you. No, please. Don't thank you. I'm just trying to do the right thing. As you, I hope. Right. Right. Friday. 7. Hi. Day today. That's nice. I'm Anil. Radhika, Can I buy you a drink? I can buy my own drinks. Fair enough. Are you expecting company or can we sit together and enjoy our I drinks? am expecting someone. So am I. A very attractive Bengali lawyer. Sounds very intriguing. I'll leave you to wait for me. Him. Sweet old chap. My mentor. Actually, he's retired now. So, you're a lawyer. Guilty as charged.
I'm definitely leaving. Wait, one second. You have a problem with lawyers? Doesn't everyone? It's a bit of a cliche. Not all of us are despicable. So you are one of the good ones. Trying to be. At least I think so. Do you win cases often? Sometimes, when my clients tell the truth. So, Well, I just had a meeting with someone and I think it's looking good for this case. Let's be rational on it. Then what do you do? There's no room for such allegations. The operation theatre is a sacred space. Our doctors are doing God's work. So God did this. Swamiji, he is
witness. Your Honor, we would like to call our own expert witness first. No objections, Your Honor, as long as we get to question this witness first. चलिए बुला लीजिए. The plaintiffs would like to go on a medical doctor to the stand. Who is this? Open doctor, I can read now. No one knows the case. This is very risky. George, what is it?
निर्णय को न्याय मानेंगे। हम बार बार घूमकर उसी जगह पर आ रहे हैं। समझने की चेष्टा करो, तुम्हारे यहाँ उनके हित से बड़ा है समाज का हित, और न्याय का हकदार हस्तिनापुर के प्रजाजनों का हित होगा, ना कि तुम्हारा या उनका। सदा पूछने की दृष्टता अवश्य करूंगा। यह हस्तिनापुर की प्रजा का हित, द्वार का नरेश या हस्तिनापुर से अलग हुए पांडव कैसे तय करेंगे, ये तो पालक तय करता है, और हस्तिनापुर की प्रजा का पालक मैं हूं। हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन। अच्छा, मैं तो समझता था कि यह सौभाग्य महाराज धृतराष्ट्र प्रांत है। मगर इतना समझ लीजिए, जो मेरे पिता का सौभाग्य है वही मेरा सौभाग्य है, और ये सौभाग्य सिर्फ मेरा होगा, ना कि तथाकथित पांडव पुत्रों का। मैं राजा ने क्यों तुमसे बहस कर रहा हूँ, जबकि ये सारी बातें महाराज को तय करनी है। महाराज, आप अच्छी तरह सोच विचार कर निर्णय लें और पांडवों को निश्चिंतता प्रदान करें कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। तुम ठीक कहते हो कृष्ण, मगर दुर्योधन भी निश्चिंत होना चाहता है कि उसके साथ अन्याय ना हो। अन्याय का सवाल ही कहाँ पैदा होता है महाराज? राज्य तो पहले ही बढ़ चुका था, और वनवास पूरा होने के बाद पांडवों को राज्य वापस लौटा दिया जाएगा। ये जो शर्त थी वो भी पूरी हुई, तो अब तो उन्हें उनका राज्य वापस मिलना चाहिए ना। राज्य बढ़ा था, लेकिन अब एक नैतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो राज्य को दोबारा नहीं बांटा जाना चाहिए, ताकि उसकी शक्ति कम ना हो। नैतिकता की बात करते हो दुर्योधन, तुम्ही ने कहा था कि 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पांडव अपना राज्य पा सकेंगे, और अब तुम्हारी नैतिकता ये कहती है कि अपनी बात से मुकर जाओ। वनवास मानता हूं कि पूरा हुआ, लेकिन अज्ञातवास नहीं। तुम्हारी राज्यसभा के आचार्यों का इस बात पर तुमसे मतभेद है। राजाओं का उसके कर्मचारियों से मतभेद होना असंभव नहीं। गणनाएं भी तुम्हारा साथ नहीं देती। गणित तोड़ा मरोड़ा भी जा सकता, और यही बात तुम पर भी लागू होती है, मगर साबित नहीं होती। और एक शंका के आधार पर मैं अपना आधा राज्य उन निर्बल अक्षम पांडवों के हाथ में नहीं जाने दूंगा, जिनके अंदर इतना भी मादा नहीं था कि खुद आते बात करने। आपको भेज दिया पैरवी के लिए, क्या सोचा था घबरा कर दब जाऊंगा? ये जाकर उनका ये भ्रम भी दूर कर दीजिए। मैं आधा राज्य किसी भी हालत में नहीं देने वाला। क्या आप सबका भी यही मत है? लगता है यहाँ और किसी के मत का तो कोई प्रश्न नहीं होता। ठीक है, समझौता अब भी हो सकता है। अगर दुर्योधन आधा राज्य ना देने पर रहा है तो मेरा प्रस्ताव है कि पांडवों को केवल 5 गांव ही शासन के लिए दिए जाए। मैं समझौतावादी नहीं हूँ कृष्ण। मैं 5 गांव तो क्या, उन्हें सुई की नोक की बराबर भी जमीन ना दूं। उनकी नादानी तुम्हारे अंदर काफी झलकती है दुर्योधन। राज्य के निर्णय बिना सोचे विचारे नहीं लिए जाते। तुम्हारे पास समय है, अच्छी तरह सोच विचार लो। अगर मैं सोचना ही ना चाहूं तो युद्ध के विचार को नकारा नहीं जा सकता है। इस धमकी का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। धमकी नहीं दे रहा हूं, समझा रहा हूं। भविष्य के गर्भ में जो छुपा है उसे तुम नहीं जानते। कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि आप भी नहीं। अनुभव यही अंतर पैदा करता है दुर्योधन। भविष्य को देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसका आभास किया जा सकता है, जो तुम्हें नहीं हो रहा। क्या आभास दिलाता आपको भविष्य? यही कि अगर तुम ना मानो तो युद्ध होगा, और युद्ध में क्या होगा? 5 भाई मिलकर हम 100 भाइयों को परास्त कर देंगे। असंभव नहीं है। ये खेल किसके साथ खेल रहे हो? क्या ये या फिर किसी और के समझाइएगा? मेरे पास शक्ति है, अजय योद्धा है, विराट सैनिक समूह है, जिसके सामने महासमुद्र भी छोटा जान पड़ता है। अब एक शस्त्र है जिसकी प्रचंडता से समूचा ब्रह्मांड कांपता है। ये सब है मेरे पास। भिक्षु पांडवों के पास क्या है? उनके पास मैं हूं दुर्योधन। मैं तुम क्या हो कृष्ण? एक दूत, एक निर्बल कायर दूत, जो अपनी बात पटुता के बल पर समझौते की बात करता है, और दुर्योधन के द्वार पर खड़ा होकर अपने प्रियजन पांडवों के लिए आधे राज्य की भिक्षा मांगता, और कुछ भी ना मिलने चतुर व्यापारी की तरह 5 गांव का बोल तोड़ कर रहा है, और वो भी ना मिलने पर युद्ध की खोखली धमकियां दे रहा है। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम एक
खाए, बात से ज्यादा कुछ नहीं हो दुर्योधन। मैं अब तक तेरी हर गलती को ये सोचकर माफ करता आया कि तू एक बच्चा है, अबोध, नादान और एक मूर्ख है, मगर आज तूने साबित कर दिया कि तू एक बच्चा नहीं बल्कि एक कृतज्ञ, दुराचारी और एक दम्भी मनुष्य है जो सत्ता के मद में ये भी भूल गया कि उसे मनुष्य बनाया किसने। दुर्योधन, तूने मुझे नहीं जाना, तूने कृष्ण को नहीं पहचाना, तो आज अपनी आंखें खोल और मुझे जान। मैं वो हूं जिसके प्रेम के लिए सारा संसार तरसता है और जिसके क्रोध से समस्त ब्रह्मांड कांपता है। मैं जन्म हूं और मैं मृत्यु, मैं अनादि हूं, इसलिए मैं था, मैं हूं और मैं सदैव रहूंगा। केवल मेरे रूप बदलते रहेंगे, मगर याद रख दुर्योधन, मैं सदैव तेरे काल का मूल रहूंगा। मुझे शब्दों से डराने की कोशिश मत करिए। ठीक है, तेरी अगर यही इच्छा है तो सुन। हस्तिनापुर की इस राज्य सभा में मैं महायुद्ध की घोषणा करता हूं। कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा जाने वाला ये युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा जाएगा। ये धर्म युद्ध होगा, मगर इसके परिणाम इतने विभत्स होंगे जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता है दुर्योधन। प्रलय आएगी, हथियारों की प्रचंड टंकार समूचे मानव समाज को मत डालेगी, मगर अमृत नहीं होगा। बचेगा तो केवल काला का फैला बदबूदार विष। चारों दिशाएं इसमें धंसकलते लोगों की चीखों से थकाएंगी। जीवन देने वाले हाथों से मृत्यु का प्राण होगा। मृत्यु भी कैसे? घायल कर देंगे, खटपटाएंगे, अपने शरीर को नमक के ढेर में पाकर मृत्यु की कामना करेंगे, मगर मृत्यु केवल भाग्यवानों को नसीब होगी। दमन की कृपा सतत देगी। आप भी न रहकर तो कुछ हो जाएगा, मृत्यु भी कैसा? तो केवल इतना जानता है कि मार दो, अन्यथा तुम्हें कोई मार देगा। ये वो समय होगा दुर्योधन जब भाई भाई के खून के प्यासे होंगे, सुराग की जगह संबंधियों और मित्रों का रक्तपान होगा। सारे सिद्धांत धराशायी होंगे, काल अकाल पद कर छाएगा। आतंक दुर्योधन, आतंक फिर सब खत्म होगा। बचेगा तो केवल डरावना सन्नाटा और लाशों की सड़ांग। हाँ, हाँ दुर्योधन, अब ये युद्ध होगा। आइए कृष्ण, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। तो तुम्हें मालूम था कि मैं आऊंगा। आज जो कुछ भी राज्य सभा में हुआ उसके बाद आपको आना ही था। खैर ये बताइए कि कैसे आना हुआ? ये जानते थे कि मुझे आना है, परंतु ये नहीं जानते कि मुझे क्यों आना है। साधारण मनुष्य भूल भी तो हो सकती है। आप ही कहे तो बेहतर है। तुम ही बताओ, आज जो कुछ भी राज्य सभा में हुआ क्या वो ठीक था? आप किन बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं? सभी बातों की तरफ। पांडवों को उनका राज्य ना मिला, क्या न्याय संकट था? अरे मैं तो केवल 5 साल तक राज्य था, लेकिन वो दुर्योधन मूर्ख तो अना हुआ है कि सूर्य की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। तुम ही बताओ, क्या ये ठीक है? किसी के पारिवारिक झगड़े और हस्तिनापुर के राज्य संबंधी निर्णय करने में हस्तक्षेप करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कह रहा, मैं केवल तुम्हारे विचार जानना चाहता हूं। इस पूरी घटना में मेरे विचार कोई महत्व नहीं रखते। अपने और अपने विचारों की महत्ता को समझो। अगर मेरे समझने से लोग तो उसे स्वीकार नहीं करेंगे ना, या करेंगे? करेंगे। महत्ता को अस्वीकार कौन कर सकता
बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे आज तक जो कुछ भी देखा और समझा वो सब एक भ्रम था। हाँ, भ्रम ही तो था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दुर्योधन से तुम्हारी मित्रता। कुछ कह देने भर से ही वो साबित नहीं हो जाता कृष्ण। लेकिन तर्क तो यही कहते हैं कर्ण कि जो अपने भाइयों का नाम हो सका वो तुम्हारा क्या होगा? लेकिन उसके भाई भी उसके कहा वो मित्र है कृष्ण, क्योंकि मित्र उसके अपने। दुर्योधन से मित्रता तेरा भ्रम है कर्ण। और पांडवों की मेरे प्रति असीम घृणा, क्या वो भी एक भ्रम है? हाँ, भ्रम ही तो है, क्योंकि उनकी घृणा तुमसे नहीं अधर्म से है, और अधर्म का साथ देने वालों से है। और कर्ण तुम अधर्म का साथ दे रहे हो। अपनी बात को सही साबित करने के लिए दिया गया तर्क वो तर्क होता है कृष्ण। मैं तो किसी के साथ नहीं था, फिर मुझे ही घृणा क्यों मिली? तुम्हारा सोचना गलत है। छोड़िए कृष्ण, इस बहस का कोई अंत नहीं है। अब आप ये बताइए कि आप चाहते क्या हैं? तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो। चलिए, छोड़ दिया। अब क्या करूं? अर्जुन का साथी बन जाऊं? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूंगा? दुर्योधन से मित्रता भ्रम है, और भ्रम का टूटना ही उसकी नियति होती है। संबंध मेरे और दुर्योधन के बीच में है कृष्ण। उसे या तो मैं समझता हूं या फिर दुर्योधन। आपका इस संबंध को भ्रम कहना क्या आपका स्वयं का भ्रम नहीं है? तो फिर इसकी नियति क्या होनी चाहिए? यदि ये भ्रम है तो ये भी टूट जाए। और इसे टूटने दीजिए कृष्ण। दुर्भाग्य से ना तो तुम्हारे हाथों में है और ना ही मेरे। इसका निर्णायक है समय, और कौन जानता है कर्ण कि किसका समय नजदीक है। परंतु एक बात तो है, आज दुर्योधन ने राज्य सभा में जो कुछ भी अपने शस्त्र बल योद्धाओं के बारे में कहा, उससे एक बात तो तय होती है कि वो स्वयं कितने बड़े भ्रम में है। क्योंकि योद्धा के नाम पर अगर उसके पास कोई है तो वो सिर्फ तुम हो। पितामह और द्रोण के होते हुए भी आप ऐसा कह रहे हैं कृष्ण? हाँ, क्योंकि बल सिर्फ भुजाओं में नहीं होता, मन में भी होता है। अगर ऐसे बहुत से हैं जो मन से उसके साथ, तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, फिर देखो विजय किसकी होती है। इरफान थिएटर फेस्टिवल के बारे में कुछ भी कहना इसलिए अतिशयोक्ति होती है क्योंकि इरफान थिएटर सेंटर फेस्टिवल खुद ही इरफान साहब के नाम पे है, और वो एक चलती फिरती कला के मतलब प्रवर्तक थे। और इस फेस्टिवल के अंदर जो प्रस्तुतियाँ हैं उनको देखकर लगता है कि जो ये नाट्य कला है वो हमारे देश में बहुत ऊंचाई पे जाने वाली है। आज की प्रस्तुति महारथी बहुत ही सुंदर और बहुत ही तथ्यपरक और बहुत ही कालजयी प्रस्तुति थी, जिसको देख के बहुत मजा आया। ये फेस्टिवल है, ये वाकई एक अच्छा प्रयास है उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, और जो लोग इसके साथ काम कर रहे हैं। ये पूरी टीम को मेरी बहुत बहुत दिली मुबारकबाद है कि वो इसी नियत से इस काम को आगे बढ़ाते रहें, और जो आने वाला टैलेंट है उस टैलेंट को निखारते रहें। और टैलेंट के लिए मेरे ख़ास तौर से ये है उनको एडवाइस कि वो नेक नियति से ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो एक नहीं कई इरफान पैदा हो जाएंगे। ये मेरी उम्मीद है कि मेरी ख्वाहिश है कि इरफान एक नहीं हो, हर जगह इरफान। उनकी सोच, उनकी शैली हर तरह हर इंसान में जिंदा रहे, ये मैं चाहता हूँ। शुक्रिया। ये इक्विवेनिस की फर्स्ट ट्रिप है ये इरफान थिएटर फेस्टिवल के लिए। मेरे ख्याल से ये पहले एक बार हुआ है हमारे लिए तो ये फर्स्ट टाइम था, और एक्चुअली राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भी परफॉर्म करने का ये फर्स्ट टाइम था हमारे लिए। तो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा, एंड आई एम सो हैप्पी कि प्रोग्रेसिव फोरम ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, हमें ये मौका दिया यहाँ आकर एक शो करने का। वेन्यू बहुत ही कमाल है, नया वेन्यू है, मैंने सुना है, हम ज़्यादा आना चाहेंगे अब कुछ। एंड फेस्टिवल की शुरुआत भी एक टॉक से हुई थी जहाँ इरफान साहब की वाइफ शुतमा मैम के साथ कुछ बातचीत हुई और कुछ यादें ताज़ा हुई इरफान साहब की। तो शुरुआत अच्छी हुई और शो का रिस्पॉन्स भी ठीक रहा। हमने शो किया, जो ओपनिंग शो था द वेडिंग, और अच्छी खासी एक ऑडियंस आई थी, और रिस्पॉन्स अभी तक तो बहुत अच्छा रहा है। जयपुर की ऑडियंस हमेशा काफ़ी इंकरेजिंग रहती है। हमने JPK में परफॉर्म किया है, हम यहाँ फेस्टिवल्स के आते हैं, बट अब ये जो नया वेन्यू है इसके लिए
इसमें हम परफॉर्म करने ज़्यादा आना चाहते हैं, बट आई डेफिनेटली विश Progressive Forum all the very best for the rest of the festival and for many more such festivals. I hope that they keep doing this good work, and it was an absolutely wonderful experience. बहुत smooth रहा. So thank you so much, and